नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी सिस्टर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सिस्टर। डोरोथी डिसूजा अस्पताल में नर्स थीं। कुछ महीने पहले ही रिटायर हुई हैं। रंग से सांवली, कद काठी से मझोली और तनिक भारीपन की ओर जाती देह की स्वामिनी सिस्टर डिसूजा आजन्म कुंवारी हैं। अब इंजेक्शन लगाने का काम प्राइवेट तौर पर करती हैं। अस्पताल जाकर पोलियो वैक्सीन, डीपीटी के टीके वगैरह बच्चों को दिलवाती हैं। कड़कती ठंड है आजकल, हवाएं तीर की तरह चुभती हैं। झीनी और मैली धोती में सिकुड़ी जमादारिन सिस्टर के द्वार से लगी बैठी है। मुट्ठी में मुड़ा तुड़ा सा 2 का नोट बंद है। जैसे ही सिस्टर बाहर निकली वह खड़ी हो गई। बोली, सिस्टर ये तुम्हारे। फैली हुई खुरदरी हथेली पर उस गुलाबी से कागज को देखते ही सिस्टर ने झिड़का, ए धत, तो क्या बात हो गई सिस्टर? तुम भी मेहनत करती हो, दवा मुफ्त में दे देती हो, जे ही क्या कम है। जमादारिन के हाथ में अब भी नोट रखा था। सिस्टर डिसूजा ने अपने दोनों कंधों और छाती को अंगुलियों से छुआ। मदद के बदले पैसा लेगा हम? यीशु हमारे सिन को मुआफ नहीं करेगा। ओ ऑल माइटी गॉड। बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई सिस्टर डिसूजा अब भी उसी तरह यूनिफॉर्म में रहती हैं जैसे वे अस्पताल में ड्यूटी पर जाया करती थी। उन्हें यकायक ध्यान हो आया। मेहरी कह रही थी, सुरेश चंद ने बुलाया है आज ही। सामने वाले 4 घर छोड़कर सुरेश चंद का मकान है। वे अपने परिवार के साथ पिछले साल किराए पर रहने आए हैं। पड़ोसिन बता रही थी, कॉलेज में पढ़ाते हैं। मेहरी कहती है, बहुत बीमार हैं बेचारे, अस्पताल में भर्ती रहकर आए हैं। स्वभाव के भले हैं, ईश्वर करे जल्दी अच्छे हो जाएं। बीमारी क्या है? सिस्टर ने जानना चाहा। क्या मालूम सिस्टर, पर उठने बैठने से भी लाचार हैं। सिस्टर को अपने पिता की याद आ गई। वे भी तो उन्हीं की इच्छा रखने को यह घर भी बनवाया था, नहीं तो वे कभी न बनवाती। पिता ने ही प्लॉट खरीद लिया था और आखिरी दिनों में गहरी चिंता करने लगे कि सरकारी छत हटते ही हमारी बेटी कहाँ जाकर रहेगी, किसके पास? अपना कहने को कोई भी नहीं। मकान पूरा भी नहीं हुआ था कि वे स्वर्गवासी हो गए। एक दिन भी नहीं रह पाए इस घर में। केवल वे रह गईं और सिर चढ़ा लोन। लोग अचरज करते हैं कि अकेली जान के लिए इतना बड़ा मकान। कुछ तो अक्सर बात बात में टोक देते हैं, सिस्टर 3 कमरे, बरामदा, आंगन, रसोई, क्या करती हो अकेली उसमें? क्या उत्तर दे सिस्टर डिसूजा? क्या ये सब जानते हैं कि सिस्टर की यह दुखती रग इस तरह कोचने से ज्यादा टीसेगी? अधिक खिसिया जाती हैं तो तर्क देते समय उलझ पड़ने की स्थिति बन जाती है। चेहरे पर रोष उभर आता है और न चाहते हुए भी तमतमा कर जुबान से अक्खड़ सा उत्तर फिसल जाता है। अकेले आदमी को सुविधापूर्वक घर मकान में रहने का हक नहीं है क्या? सामने वाला मखौल उड़ाते हुए कहता है, आप तो चिढ़ गई। हमारा मतलब तो यह है कि इतने तामझाम से आपको परेशानी अपने घर से किसी को परेशानी होगी। अकेला ना रहे तो क्या करें? फैमिली कहीं से किराए पर तो नहीं ला सकता। कहने वाला चला जाता है मगर हवा में सनसनाते हुए अपने कहे बोल छोड़ जाता है। मन की भड़ास निकालकर भी कानों में पहुंचते रहते हैं वे ही वाक्य और बार बार प्रश्न करती हैं अपने आप से, क्यों रह गई अकेली? वृद्ध अपाहिज पिता के कारण घर नहीं बसाया या नर्स के व्यस्त जीवन के कारण भूल गई गृहस्थी का ख्याल? दोनों ही बातें थी संभवतः। गठिया वात रोग से पीड़ित पिता अपाहिज हो गए। उन्हें छोड़कर डोरोथी कहीं कैसे चली जाती? माँ बचपन में ही न चल बसी होती तो शायद उनके जीवन की कथा कुछ और होती। लोगों के कहने का असर क्यों लेती हैं?
उम्र का इतना बड़ा हिस्सा गुजर गया। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, मरीज, स्टाफ, इन सब में लगे लगे ही सरक गई जिंदगी। अपने को समझाया सिस्टर ने। कलाई पर बंधी घड़ी देखी, 2 बजे हैं। लो, ड्यूटी खत्म। 8 से 2 बजे तक ही तो रहती थी वे अस्पताल में। आज तो बहुत काम हो गया। 20-25 मरीजों को तथा 5 बच्चों को इंजेक्शन और टीके दे दिए। वे भीतरी कमरे में चली गईं। एप्रॉन उतारा, क्लिप निकालकर बालों से सफेद टोपी अलग की, मोजे जूते उतार दिए। गाउन पहनकर रसोई में घुस गईं। हाथ धोकर खाना खाने लगीं। अब इवनिंग टाइम में ही जाएंगी सुरेश चंद के घर। महरी बर्तन साफ करने आ चुकी है। बर्तन समेटते हुए बोली, सिस्टर, सुरेश बाबूजी हमसे पूछ रहे थे कि कैसी हैं सिस्टर डिसूजा। लो, हमने तो जवाब दे दिया। कैसी हैं? अच्छी हैं, खूब अच्छी। हमने खुद अपनी बाह में सुई लगवाई है, तो देख लो कि चेंटी के कांटे का दर्द फिर भी मालूम होता है, पर सिस्टर की लगाई सुई का भान तक नहीं होता खाल के नीचे। और बाबूजी टाइम की इतनी पाबंद कि चाहो तो अपनी घड़ी मिला लिया करना उन्हें देख के। सुई पैसा के मामले में बता दी कि घर आने पर सुई लगाने के पूरे 5 रुपया लेंगी, मर्जी हो लगवाओ। और रात के समय घर रुकने के? बाबूजी पूछने लगे। हमने कहा, सो हमें नहीं मालूम। कितने लेती हो सिस्टर? 100 रुपया। सिस्टर डिसूजा तटस्थ भाव से बोल गईं। अरे सिस्टर के काम के लिए तो इतने भी कम हैं। महरी एकालाप में लगी बर्तन समेटने लगी। हंस पड़ी सिस्टर डिसूजा। तुम कैसे पता लगाया हमारे काम के बारे में? महरी ने चलता हुआ नल बंद कर दिया और क्षण भर सिस्टर की ओर देखती रही। सिस्टर, हम आपको आज से नहीं देख रहे हैं। नौकरी पर थी तो टाइम से अस्पताल जाती थी, रिटायर हो गई तो उसी टाइम से घर घर जाती हो। काम में फर्क नहीं आया रत्ती भर का भी। यह सुरेश चंद का घर है। वे बेडरूम में आ गईं। पुराने डबल बेड पर कमजोर और मलिन सा मरीज लेटा हुआ है। होंठ पपड़ाए हुए, आंखें धसी हुई हैं। सेव नहीं की कई दिनों से, शायद स्पंज भी नहीं। पुरानी गंध भरी हुई है चारों ओर। वे बोली, खिड़की खोल दो। वे वहीं पड़ी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गईं। गोरे रंग की भारी सी प्रौढ़ महिला ने इंजेक्शन की वाइल उनके आगे कर दी। सिस्टर बातचीत से समझ गईं, बेड पर लेटे मरीज सुरेश चंद की पत्नी है ये। सिस्टर ने अपने बैग से पॉलीथीन कवर निकाला जिसमें सिरिंज उबाल कर रखी थी। वाइल तोड़कर सिरिंज भरने लगी। स्प्रिट वाली रुई से जांघ की ऊपर वाली मसल पोंछकर इंजेक्शन लगा दिया। पूरी प्रक्रिया के बाद मरीज से बोली, सीधे होकर लेट जाइए। लग गया? वे उसी मुद्रा में बोले। सिस्टर हंसते हुए बोली, यस। कब का लग गया? वे पर्चा देखने लगीं। 90 या 100 इंजेक्शन लगेंगे, प्रतिदिन आना होगा। वे पाबंदी से आईं। 15 दिन में ही इस घर के सदस्यों ने उनका मन मोह लिया। अभी तक दीन गरीबों में ही विनम्रता देखी थी सिस्टर डिसूजा ने। जो लोग पैसे देकर परिचर्या खरीदते हैं वे अक्सर रूड हो जाते हैं। सुरेश चंद, उनकी पत्नी, बच्चे विनम्र और मिलनसार, ऐसे मृदुभाषी और सत्कार करने वाले। 5 रुपए का नोट लेते समय सिस्टर का हाथ कांप जाता है, मन धिक्कारता है। इतना अपनापन, और वे पैसे वसूल रही हैं लगातार। और एक दिन यह किस्सा भी घट गया। सिस्टर की व्यावसायिकता पर अपने आप विराम लग गया। उस रोज वे इंजेक्शन देकर चाय पीने लगी थीं कि सहसा गृह स्वामिनी ने घोषणा कर दी, आप यहीं खाना खाकर जाएंगी, फिर निपटा लेना अपने बाकी इंजेक्शन शाम तक, हम अभी आते हैं। वे लौटकर आईं तो हाथ में थाली थी जो उन्होंने स्टूल पर उनके सामने धर दी। उसमें रोली, चावल, बताशे तथा मिठाई के कुछ टुकड़े रखे थे। आश्चर्य में पड़ी देखती रही सिस्टर डिसूजा। थाली में नारियल धरते हुए बोली, बहन जी, आप अपने भाई साहब को टीका कर दो। भाई दूज अभी 4 दिन पहले ही निकली है, पर क्या अंतर पड़ता है, पखवाड़ा वही चल रहा है। हमने तो तभी सोचा था, लेकिन उस समय इनकी हालत तो आप देख ही रही थी। वे बताने लगी, अंगूठे पर रोली ऐसे चिपकाओ
और इनके माथे पर तिलक खींच दो। फिर चावल के 2-4 दाने चिपका दो तिलक के ऊपर। सारा विधान समझा दिया। सिस्टर थी कि उजबक सी देख रही थी। अनबूझ पहेलियां बिखर गईं उनके आगे। टीका? क्यों? वे क्यों? हाथ में थमी सिरिंज को हथेली के बीच दबाती हुई न जाने क्या सोचने लगी। वे फिर समझाने लगी। बहन जी, हमारे यहाँ भाई दूज के दिन बहन टीका करती है भाई का। आप इतनी सेवा कर रही हो जितनी सगी बहन ना करती, तो खास बहन से भी ज्यादा हुई ना आप। सुरेश चंद तकिए पर कोहनी टेकते हुए उठकर बैठ गए। हाँ डोरोथी बहन, तुम्हें मेरी बहन बनाकर भेजा है भगवान ने। कोई बहन नहीं थी ना। वे विस्मित थीं। पत्नी बहन जी कह रही हैं तो पति डोरोथी बहन। वे बोले जा रहे थे। हम ना जानते थे कि मोह माया का ऐसा सागर है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे प्रेम के कारण ही मेरे स्वास्थ्य में बदलाव आया है। जादू सा हुआ है। कहाँ उठा बैठा तक न जाता था और अब मन में बार बार कसक सी उठती है कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या न कर दें। लेकिन बस यह हाथ है राखी बंधवाने को और माथा, कहकर उन्होंने सिर आगे कर दिया टीका लगवाने के लिए। आज से तुम इस घर की सदस्य हुई, हमारी बहन, इन बच्चों की बुआ। वे चमत्कृत हो उठी। ईशु ने किस प्रकार का बदला दिया है यह। ढलती अवस्था में कोई इस तरह सोचा नहीं था। वे तो सदा अकेली थीं। मां देखी नहीं। पिता के बाद प्यार और अपनेपन के 2 बोल सुनने को कान तरसते ही रहे। सिस्टर डिसूजा चहकती फिरती हैं घर में। महरी देखती है कितनी बदल गई हैं वे। हंसती हैं, मजाक करती हैं, इधर उधर की बातें पूछती हैं, मोहल्ले पड़ोस की बातें बताती हैं। ऐसी पहले तो ना थी। सिस्टर के सामने ज्यादा बोलने में भी डर लगता था। इधर उधर की भलाई बुराई करने की उनके सामने हिम्मत ना होती थी। वे अक्सर सुरेश चंद के घर चली जाती हैं। इंजेक्शन ही नहीं लगाती, मरीज का सारा काम अपने हाथ में ले लिया है। उनके रहते भाभी तीमारदारी करें? नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुम क्या जानो पेशेंट संभालने की बात। हमारा जिंदगी निकला है यही सब काम करते करते। तुम अपना घर का काम धाम देखो। सिस्टर डिसूजा भले ही सब जगह यूनिफॉर्म में जाएं, सुरेश भैया के घर सफेद साड़ी पहनकर जाती हैं। भाभी निश्चिंत हो गईं। पति सेवा का सारा भार सिस्टर ने ले लिया है। वे कृतकृत्य हैं। दवा गोली, उठाना बिठाना, टहलाना, स्पंज से लेकर डाइट का ध्यान रखना, वे देवदूत हो गईं इस घर के लिए। भाभी पड़ोस में तारीफ करते ना आघाती। तन मन से जुटी हैं बहन जी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जान पहचान के हैं। सच्ची भगवान उनको 100 साल की उम्र दे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। वे रात में भी रुकने लगी। भले सारा घर सो जाए, वे पलक नहीं झपकाती। कुर्सी पर अलर्ट बैठी रहती हैं। अस्पताल में ड्यूटी भी तो इसी तरह देती थीं। सिस्टर को अपना किया हल्का ही लगता। ऐसा कर ही क्या रही हैं? यह कहो कि वे उनके किए को ज्यादा मान रहे हैं। अपना भाई होता तो करती नहीं क्या? वे कह देंगी भाभी से, आप इतनी तारीफ ना किया करिए। पर भाभी का हृदय बड़ा है, निभाना जानती हैं। वरन कौन निभाता है? उनके चाचा चाची ने निभाया। पिता ने क्या नहीं किया था चाचा के लिए। पढ़ाया, शादी बनाई, नौकरी, अच्छी नौकरी। चाचा भी ऐसा ही करते तो उन्हें नर्स नहीं बनना पड़ता। डॉक्टर होने का सपना था उनका, मगर 10वीं पास करते ही नर्स की ट्रेनिंग में जाना पड़ा। पिता की लंबी बीमारी में और चारा ही क्या था। भाभी ने सख्त हिदायत कर दी, बहन जी खाना यहीं खा लिया करो। अकेली जान के लिए चूल्हा चौका। वे मना नहीं कर पाईं। रोज नहीं परंतु अक्सर खा लेती। उसी बीच मझले भतीजे की परीक्षाएं आ गईं। सिस्टर देखती घर में केवल 2 ही कमरे हैं। पेशेंट पड़ा हो तो मिलने देखने वालों का तांता, डिस्टरबेंस का अटूट सिलसिला। उनसे न रहा गया, अपना ड्राइंग रूम खोल दिया। भाभी वीरेश को भेज देना, पढ़ाई वहां अच्छे से होएगा। वीरेश के साथ उसकी छोटी बहन सुमना भी आने लगी। जितनी चमक सुरेश चंद्र तथा उनकी पत्नी की आंखों में थी, उससे दुगना तिगना उत्साह
सिस्टर के सांवले मुख पर जगमगाने लगा। वे मेहरी से पूछा करती, अब कोई बोलता क्या कि सिस्टर डिसूजा अकेला रहता? मेहरी चाय का गरम घूंट जल्दी से निकल गई और तुरंत बोली, लो अब का मजाल है जो बोलें कुछ। देख नहीं रहे कि सिस्टर के भैया भाभी हैं, भतीजे हैं। सिस्टर डिसूजा की मेहनत रंग लाई। सुरेश चंद स्वस्थ हो गए, 4 महीने में एकदम दुरुस्त। मोहल्ले वाले कहते, लो मरते मरते बचा लिया सिस्टर ने, मौत के मुख से खींचा है। कौन जानता था कि कंकाल में प्राण पड़ जाएंगे, हड्डियों में मांस चढ़ जाएगा। नहा धोकर सिस्टर अपनी यूनिफॉर्म पहन चुकी थी, जूतों के फीते कस रही थी। मेहरी बोली, अब तो सिस्टर तुम्हें इस काम से 2-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टी क्यों? उन्होंने घड़ी की चेन बंद करते हुए पूछा। लो पूछती हैं कि क्यों? सो तुम्हें नहीं मालूम, ब्याह है तुम्हारे भैया जी के यहाँ, तुम्हारे भतीजे का। शादी? वे चौंकी। सचमुच गई नहीं कई दिन से, काम ज्यादा रहा, बच्चा लोग भी नहीं आया। मेहरी ने चप्पलों की आहट पर बाहर उचक कर देखा। लो सिस्टर, तुम जाओ ना जाओ, तुम्हारी भाभी आ गईं। वे हुलस उठी। भाभी? भाभी के हाथ में प्लेट थी रुमाल से ढकी हुई। वे उपालंब देते हुए हंसने लगी। बहन जी, कितना इंतजार किया, तुम आ जाओ, कल आओ, पर तुम्हारे दर्शन ही ना हो सके। तुम्हारे हिस्से के लड्डू हैं। ऋषि की शादी तय हो गई है ना? उन्होंने सोल्लास प्लेट थाम ली। विवाह के विषय में विमर्श करती रहीं, बहू के बारे में पूछती रहीं। जाते जाते वे आग्रह पूर्वक कहने लगी, मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम्हारा घर ठहरा हुआ, जी चाहे जब चली आना, संकोच न करना। बुआ ठहरी ऋषि की। सिस्टर डिसूजा ने ढीली हुई टोपी की क्लिप कसते हुए भाभी को जोरदार शब्दों में बरस दिया। हम कभी शर्माया है? उस घर में सारा कुछ तो अपने हाथों उठाया रखा है। बस भाभी, इतना जरूर बताना होगा कि हमारी तरफ से क्या करने का है शादी में। भाभी ने हंसकर हाथ जोड़ दिए। आप तो आ जाना मौके पर, हमारा सौभाग्य होगा। सिस्टर डिसूजा के आनंद का छोर न था। घर में तो किसी की शादी देखी नहीं होश संभालने पर। आज पहली बार जाना कि निकट जनों में उत्सव मनाने पर कैसी अद्भुत खुशी होती है। भैया भाभी के घर विवाह, उनके अपने घर में शादी। माय गॉड, छलक छलक पड़ रही हैं सिस्टर। 1-2 रातें तो इसी में निकल गईं कि वे दुल्हन को प्रेजेंट में क्या देंगी। गिफ्ट में तो कई चीजें दी जा सकती हैं। उन्होंने यथाशक्ति ध्यान लगाया। कार्डिगन, बेडशीट या अच्छा सा टी सेट नहीं, भले ही ज्यादा पैसे लग जाएं, अच्छी क्वालिटी का डिनर सेट ठीक रहेगा। बड़ा सा प्रेजेंट। किससे सलाह करें? रिटायर होने के बाद सखी सहेलियां भी तितर बितर हो गईं। मेहरी धोबिन जमादारिन का स्टैंडर्ड इतना नहीं कि वे इस मामले में अपनी राय दे सकें। पड़ोसन से अपने मन की बात कही और अपनी सोची हुई चीजें भी बता दी। धिक्कार डाला पड़ोसिन ने। सिस्टर, आप भी कमाल करती हो। बुआ होकर भतीजे बहू को प्याले प्लेट या धोती कपड़ा दोगी? क्या कहेंगे भैया भाभी? क्या सोचेगी बहू? लो, उन्होंने तो आपको इतना माना चाहा है, तो उसका मान रखना पड़ेगा आपको भी। रियली? वे कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। ठीक ही तो कह रही है पड़ोसन। क्या करें, उन्होंने ऐसी स्थिति में लेना देना किया ही नहीं। अस्पताल में स्टाफ के किसी आदमी के यहाँ शादी होती थी तो वे कंट्रीब्यूशन में अपना पैसा डाल देती थी। क्या देना है क्या नहीं, वह तो रुपया जमा करने वाला जाने। पड़ोसिन ने समझाते हुए कहा, सिस्टर, होनी तो जंजीर चाहिए, पर गुंजाइश नहीं है तो चलो छोड़ो। हम भी जानते हैं कि इस मकान का उधार नहीं पटा अभी, किस्तें देनी पड़ती हैं, ऊपर से आपका दान धर्म, सो नहीं बचता होगा रुपया। तो अब यह करो कि अंगूठी या टॉप्स दे दो। मानते हैं हम कि सोना सस्ता नहीं, पर चीज रह जाती है सिस्टर। बहू याद करेगी। हमारे यहाँ कहावत है ना कि भैया विष लेना, भतीजे विष देना। पड़ोसिन की तीर छीर वाली भाषा ना मालूम सिस्टर डिसूजा की समझ में कितनी आई।
मगर जेवर वाली बात कांटे की लगी। वे दूसरे दिन अंगूठी खरीद लाईं। उस रात उनकी आंखों में कोसों कोस नींद नहीं थी। सोच विचार में उलझी पलंग पर करवटें बदलती रहीं। और उसी दिन जाना कि नींद दुख में ही नहीं, खुशी में भी नहीं आया करती। उठकर बत्ती जला दी। नन्ही सी प्लास्टिक की गुलाबी डिबिया उठा लाईं। खोली तो हरे रंग के पतले कागज में सुनहरी अंगूठी झिलमिला उठी। वे कल्पना में उतर गईं। भैया कुर्सी पर बैठे हैं, पास ही भाभी खड़ी हैं। नई दुल्हन को बुलाया गया है, वह उनके बराबर में सोफे पर बिठा दी। वे पतली सी गोरी अंगुली में अंगूठी पहना रही हैं। भाभी कह रही हैं, पांव छुओ बुआ जी के। दुल्हन झुकी तो उन्होंने बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। गॉड ब्लेस यू। भैया उठे और अधपके बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, डोरोथी, यह सब क्यों? हाथ में डिबिया पकड़े भाभी मुस्कुराती हुई बोल पड़ी, लो, क्या हो गया, बुआ नहीं है क्या? सोचते सोचते डिबिया हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। सिस्टर की तंद्रा टूटी, ध्यान पलट गया। डिबिया वापस उठा ली, अपने कपड़ों की ओर देखने लगी। लो, शादी में हो आने की सोच ली और वेशभूषा पर ध्यान ही नहीं। यही पहनकर जाएंगी क्या? सफेद धोती, प्लीट्स। धत, दुकानदार भी अंगूठी देते समय ऐसे देख रहा था जैसे वे अपनी वेशभूषा के विपरीत करने जा रही हैं कुछ। घुसते ही आंखें फैलाकर देखने लगा, परंतु अभी तक तो ऐसे ही जाती रही हैं। परिचय भी ऐसे ही हुआ है। ये हैं सिस्टर डिसूजा, हमारी मैट्रन। बहुत पहले कभी गई होंगी तो माँ की रखी हुई साड़ियां टांग ली होंगी। अब तो ठीक से याद भी नहीं। लेकिन अब नहीं, भैया के स्टैंडर्ड से जाना पड़ेगा, उन्हीं की रीत रिवाज के हिसाब से। कहीं अटपटा ना लगे कुछ। लो, ऐसे ही जा पहुंची तो निरी नर्स लगेंगी। मेहमान लोग समझेंगे पेशेंट के लिए आई हैं। वे फिर बाजार गईं। जिस दुकानदार से एप्रॉन का कपड़ा और सफेद साड़ी खरीदा करती थी, उसी से प्रिंटेड सिल्क की साड़ी देखने को मांगने लगी। दुकानदार ने 2 थान सफेद टेरिकॉट के सरका दिए, ज्यों उसने साड़ी की बात गलती से सुन ली हो। साड़ी, वह 2 क्षण के लिए देखता रह गया सिस्टर को। साड़ी, दोबारा कहने पर लड़के से साड़ी दिखाने को बोला। सफेद धरती पर कत्थई बूटी की साड़ी और साथ में हल्के कत्थई रंग का शॉल खरीद लिया। पड़ोसन ने देखा तो भरपूर समर्थन किया। बहुत अच्छी साड़ी है सिस्टर, शॉल भी बड़ा जरूरी था, ठंड ज्यादा रहेगी बारात के समय। सिस्टर, ऐसे ही रहोगी? कैसे? नंगे हाथ ब्याह काज में अच्छी नहीं लगेंगी सोनी कलाइयां। वे एक बार को कल्पना नहीं कर पाई कि वे अपने हाथों में घड़ी के सिवा और कुछ भी पहन सकती हैं। चूड़ियां भूले से भी नहीं डाली हाथ में। तनिक शर्माते हुए मुस्कुरा पड़ी, बोली, नहीं, ऐसे ही ठीक है। पड़ोसिन नहीं मानी, अंदाजे से नाप की चूड़ियां ले आई। पकड़ाते समय बोली, मैरून रंग की हैं, आपके सांवले सलोने हाथों में अच्छी लगेंगी। सिस्टर, आपकी भाभी बुरा नहीं मानती कि बहन जी सगुन साथ नंगे हाथों चली आई? वैसे पहनानी तो उन्हें ही चाहिए थी, लेकिन ब्याह का काम उनकी अकेली जान को ही लगा है। नई खरीदी चप्पलें रात के खाने के बाद ध्यान से देखी। देखी क्या, पहनकर बेडरूम से बरामदे तक टहलने लगी। पांव ही दूसरी तरह का दिख रहा था। सैंडल फ्लीट की आदत रही है उन्हें, ठंड बहुत लगेगी इनमें। पड़ोसन की आवाज सुनाई दी, सिस्टर, गीतों में नहीं चल रही? ढोलक तो कब से बज रही है। चप्पल उतारकर वे बाहर निकल आईं। बाउंड्री से लगकर खड़ी हो गईं। हंसकर कहने लगी, हमको गाना वाना नहीं आता। पड़ोसन आंखें चमकाकर बोली, अरे ना आए गाना? सिस्टर, चलना तो पड़ेगा। बताओ, बुआ ही गीतों में न बैठेगी तो गाली किसके लिए गाई जाएगी? सिस्टर डिसूजा जोर से हंस पड़ी। हल्के प्रकाश में दांत चमक उठे। झटपट सफेद साड़ी पहनी, शॉल ओढ़ा। चप्पल पहनते समय सोचने लगी, काश उनका नाम डोरोथी ना होता, लक्ष्मी, शीला, सुशीला जैसा कुछ। पड़ोसन के पीछे चलती हुई सुरेश भैया के आंगन में पहुंच गईं। बरामदे में गीत गाती हुई औरतों के पीछे जा बैठी।
भाभी लपकते कदमों से तुरंत उनके पास आ गईं, साथ ही बैठ गईं। उनकी पीठ पर हाथ रखकर कान के पास मुख लाकर पूछने लगी, बहन जी, सुमना नहीं पहुंची आपके पास? कोई बात नहीं भाभी, भूल गई होगी। बहन जी, यह लड़की ब्याह में कुछ ज्यादा ही बावरी हो रही है। बच्ची है, कहकर सिस्टर डिसूजा ढोलक पर थाप देती अन्य औरतों को देखती नहीं। लौटकर पड़ोसिन ने देर तक समझाया, कल घुड़ चढ़ी होगी सिस्टर, कहीं इंजेक्शन लगाने ना निकल जाना। बुआ की जरूरत बात बात में पड़ती है। हर नेक हर सगुन के लिए मान को बुलाया जाता है। जल्दी तैयार हो जाना, नई साड़ी पहन लेना, शॉल ओढ़ लेना। घुड़ चढ़ी में ही देखते हैं सब, और सिर ढकना जरूरी होता है सगुन के बखत। चौक पर बैठे दूल्हे की आरती करनी होती है बुआ को। लाओ थाली, आरती करना बता दूं। ठीक से थाली साधे तब भी रहोगी। पड़ोसन ने थाली दोनों हाथों से पकड़कर घुमाकर दिखा दी। ऐसे, मैं तो इसलिए कह रही हूं सिस्टर कि सुरेश भाई साहब ने जब बहन मान ही ली हो तो आप ही पीछे क्यों हटो। रात के समय सिस्टर डिसूजा अपने बिस्तर पर लेटी तो पड़ोसिन के रेशमी वचनों पर तैरती रहीं। उनकी खुली आंखों में सुहावना सपना आ बसा। उन्होंने साड़ी पहनी है, शॉल ओढ़ा है, सिर ढककर औरतों के बीच खड़ी ऋषि की आरती उतार रही हैं। सबकी निगाह उन पर है। भाभी पास खड़ी हैं, भैया भी। मन हिलोरे ले ही रहा था कि सहसा दृष्टि घड़ी पर गई। अरे, रात के 2 बज गए, अब सो जाना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना होगा। भाभी से पूछने का मौका ही नहीं मिला। पड़ोसिन ने ही बताया कि घुड़ चढ़ी 8 बजे होगी। कार्ड देख लेती तो अच्छा रहता, सारा प्रोग्राम पता चल जाता, परंतु सुरेश भैया ने कार्ड दिया ही नहीं। वीरेश एक कार्ड पर उनका नाम लिख गया तो भैया भाभी हंसते हुए झिड़कने लगे, पागल, बुआ को कार्ड देते हैं कहीं। बाजे बजने लगे। सुबह सवेरे सिस्टर डिसूजा ब्याह वाले घर में पहन ओढ़कर जाने लगी तो रास्ते चलते लोगों ने उन्हें एकदम नहीं पहचाना। द्वार पर जुड़ी भीड़ में से कोई भी परिचित तक न बोला कि सिस्टर गुड मॉर्निंग। उन्हें इस समय यह बात अच्छी लगी, रूटीन विष से निजात मिली। घर में दाखिल तो हो गईं, लेकिन वे पड़ोसिन की पीठ से चिपकी खड़ी रहीं। लोग आ जा रहे थे, औरतें उन्हें अनदेखा करके खड़ी थीं। पास खड़ी औरतों ने जैसे ही गौर किया तो मुख खोले चकित सी रह गईं। आंखें फैलाकर बोली, सिस्टर सिस्टर डिसूजा। वे भीतर तक सिकुड़ गईं, सकुचाई सी खड़ी नहीं उस कोने में। पड़ोसिन ने पीछे मुड़कर देखा, सिस्टर, आप यहां क्यों खड़ी हो? आप तो भीतर जाओ, जहां दूल्हा बैठा है, जहां घर की औरतें जुड़ी हैं वहां। वे हड़बड़ाती हुई भीतर पहुंच गईं। उस भीड़ भरे घर में वे भाभी को खोजने लगीं। सुमना और वीरेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही भाभी दिखाई दी, सिस्टर डिसूजा चटपट उनके पास पहुंच गईं। वहीं खड़ी देखने लगीं। दूल्हा आंगन में आ चुका है, औरतों का समूह उसे घेरे हुए है। वे कुछ औरतों के बीच नीचे फर्श पर बिछी जाजिम पर बैठ गईं। भाभी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने पुकारा, भाभी। भाभी ने जैसे ही गर्दन मोड़कर देखा, चहक सी पड़ी। अरे बहन जी, आ गईं। भाभी तुरंत उठी, भीतर से एक कुर्सी खींच लाईं। कहने लगी, नीचे नहीं, इस पर बैठो बहन जी। उनके नहीं नहीं करते हुए भी वे आदर और आग्रह पूर्वक बिठा दी गईं। जल्दी से चाय मंगवाई, नाश्ता रखा गया। एक स्टूल भी उठवाकर ठीक उनके सामने रख दिया, जिस पर चाय नाश्ता सजा दिया। ग्रहण करने का आग्रह करने लगी भाभी। अत्यंत विसंगत सी स्थिति में घिर गईं वे। कैसे खाएं पिएं? यह समय चाय नाश्ते का है और वे अकेली। सारी औरतें तो रस्मों को करने देखने में लगी हैं। असमंजस में पड़ी अन्य मनस्क सी चाय का प्याला थामकर बैठ गईं। नाश्ते की ओर देखा तक नहीं। भाभी ने कुछ देर बाद गौर किया, अरे बहन जी, कुछ खा नहीं रही? सिस्टर डिसूजा अनचाहे ही हंस दी। प्रयत्न करने पर भी हल्की सी हंसी निकली। भाभी दूल्हे के पास जुड़े झुंड में शामिल हो गईं। वे देखती रहीं। औरतें हल्दी के छींटे डाल रही हैं दूल्हे के पैरों पर।
घूंघट धारणी एक युवती ने दूल्हे को काजल लगाया। सिस्टर ने उस भीड़ में पड़ोसन को खोजना चाहा। वही बता सकती है कि उन्हें दूल्हे की आरती कब करनी है। उसी समय भाभी का स्वर गूंजा, सावित्री बीबी, ओ सावित्री, कहाँ हो? जल्दी आओ, आरती कर दो ऋषि की। औरतों के बीच सावित्री प्रकट हुई, हाथ में आरती की थाल लेकर खड़ी हो गई। कोई हंसते हुए बोली, सावित्री 1001 मांगना, बेटा ब्याहने जा रहे हैं तुम्हारे भैया, कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। नेक के लिए अब ना झगड़ोगी तो फिर कब मांगोगी? आज का दिन तो होता ही बुआ बहनों का है। सिस्टर डिसूजा कुर्सी से उठ पड़ी, खड़ी होकर देखने लगी। सावित्री आरती कर रही है, उसकी चूड़ियां झमर झमर बज रही हैं। उनकी निगाह अपने हाथ में पहनी मैरून चूड़ियों पर अटक गई। बातचीत से ऐसा लगा जैसे सुरेश भैया भी आ गए हैं वहां। सावित्री जिद पर अड़ी है, 1001। उन्होंने कनखियों से देखा। सुरेश भैया ने सावित्री के सिर पर प्यार भरी चपत लगाई। पगली, ले ये 100 रुपए रख, इतने ही हैं हमारे पास। शैतान, बड़ी ठगनी बहन है तू, कहकर सावित्री का सिर उन्होंने सीने से लगा लिया। चारों ओर हंसी फूट पड़ी। उन्हें लगा उनके होंठ भी हंसी में फैल गए हैं शायद, लेकिन हाथ में थमा प्याला कांपने लगा है। प्याला नीचे रखने लगी तो हाथ में पहनी चूड़ियों में अजनबी सी खनक उठी। वे जड़ हुई कुर्सी पर बैठी रहीं। रह रहकर मन में एक ही विचार उठ रहा है कि वे इस समारोह से जल्दी ओझल हो जाएं। अवसर देखकर वहां से उठ ली। सबकी आंख बचाकर दरवाजे तक पहुंच पाई थी कि पड़ोसिन सामने पड़ गई। सिस्टर, अभी तो घुड़ चढ़ी। पड़ोसिन की आवाज में उन्हें लड़खड़ाहट सी महसूस हुई। मैं बस अभी, कहती हुई वे दरवाजे को लांघ आईं। जल्दी जल्दी अपने द्वार का ताला खोला। भीतर आकर गहरी सांसें लेती हुई पलंग पर बैठ गईं। देर तक बैठी रहीं। गला सूखने लगा तो उठी और रसोई में जाकर पानी पी आईं। चुपचाप साड़ी और शॉल उतारे और तह बनाकर रख दिए। कलाइयों से चूड़ियां धीरे से सरका दी। चप्पल उतारकर करीने से एक कोने में रख दी। गाउन पहनने जा रही थी कि नजर दीवार घड़ी पर पड़ी। अरे, अभी तो 10 ही बजे हैं। वे यकाएक फुर्ती से उठी, सफेद एप्रन पहना, क्लिप से बालों में टोपी लगाई, पलंग पर बैठकर पांवों में मोजे पहनने लगी। फ्लीट्स पहनकर तिपाई से अपनी स्टील की चेन वाली मर्दानी घड़ी उठाकर हाथ में बांध ली। सिस्टर डिसूजा अपना बैग संभालती हुई सड़क पर खड़े रिक्शे में आ बैठी। बैग को एक बार सावधानी पूर्वक फिर से देखा। कहीं इंजेक्शन की सिरिंज, स्प्रिट वगैरह में से कुछ भूल तो नहीं आई। आश्वस्त हुई तो रिक्शे वाले से तेजी से चलने को कहा। सुरेश भैया के घर के आगे से तेज रफ्तार से गुजरता हुआ उनका रिक्शा दूर निकल आया। बजते हुए बैंड की ध्वनि पीछे छूटती हुई धीमे होने लगी, अंत में विलुप्त हो गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।